बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है जीआई डिस्फंक्शन इन चिल्ड्रन। जीआई जो है ना, ये स्टैंड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्फंक्शन इन चिल्ड्रन, यानी जब जीआई सिस्टम जिसका जो नॉर्मल जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाए चिल्ड्रन में, तो कौन कौन सी कंडीशंस आ सकते हैं, एबनॉर्मल कौन कौन सी कंडीशन आ सकते हैं। तो इस यूनिट में हम इन ही डिस्फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जी सिस्टम में जितनी भी ऑर्गन्स है, हम इसको जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स है। जो मेरे ख्याल में आपने पहले भी रीड किया होगा, आपको पता होगा कि जो हमारा फर्स्ट नंबर पर इसका जो पार्ट है वो है ओरल कैविटी। क्या? ओरल कैविटी, यो जी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। ओरल कैविटी यानी इसका सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं, माउथ। अब इस लेक्चर में मैं जो है ना ब्रीफली ये बताऊंगा कि ओरल कैविटी का बेसिक फंक्शन क्या है। फिर एक एक जो ऑर्गन है हम इनका बेसिक फंक्शन जानेंगे, फिर हम इसके डिस्फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो ओरल कैविटी को हम क्या बोलते हैं, माउथ भी बोलते हैं। इसका नॉर्मल जो फंक्शन है, नॉर्मल इसका जो फंक्शन है वो है, इसका नॉर्मल जो फंक्शन है, नॉर्मल ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है और विजिबल भी है। फर्स्ट पार्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। दूसरा ये जो है ना, इसके ज़रिए हम मैकेनिकल डाइजेशन भी करते हैं, यानी जब हम फूड को अपनी माउथ में डालते हैं और टीथ के ज़रिए इसको च्यू कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। तीसरा इसका जो फंक्शन है, इसके ज़रिए केमिकल डाइजेशन भी होती है माउथ में। फूड की यानी कार्बोहाइड्रेट्स की क्या हो जाती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है। तीसरा इसके ज़रिए हम इंजेक्शन भी करते हैं। इंजेक्शन का मतलब ये है कि इसकी माउथ में हम क्या लेते हैं, फूड को लेते हैं। सॉरी, ये मैंने माहिर में लिखा, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ। ओरल कैविटी जो है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा नंबर इसके ज़रिए हम इंजेक्शन करते हैं, यानी कोई भी फ्लूइड या खुराक हम क्या कर देते हैं, माउथ में डालते हैं, ओरल कैविटी में डालते हैं। तीसरा जो इसका फंक्शन है, इसकी फिर हम इसको च्यू कर देते हैं, यानी मैकेनिकल डाइजेशन कर देते हैं। केमिकल डाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या होती है, हमारी माउथ में सेल्यूलरी एंजाइम होती है। क्या मौजूद होती है? सेल्यूलरी एंजाइम होती है, जिसकी मदद से हम कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी माउथ ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एंजाइम भी होते हैं और जो क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। नंबर पाँचवा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि इसके ज़रिए जो फूड हमारे माउथ में च्यूइंग के ज़रिए बनती है, ये सलाइवा के साथ मिक्स होती है, यानी मिक्सिंग ऑफ फूड जो है ना, इसकी फंक्शन है सलाइवा के साथ। और आखिर में जो इसका फंक्शन है, ये क्या कर देती है, बोलस फॉर्मेशन कर देती है। यानी च्यूइंग के बाद जो आखिरी चीज़ बन देती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोल्स बोलते हैं। और ये बोल्स जो है ना, ये किस शेप में होती है, राउंड शेप में होती है। राउंड शेप मास होती है। यानी जब हम फूड को इंजेक्ट कर देते हैं या इंजेक्शन कर देते हैं, तो आखिर में इससे क्या बन जाती है, बोल्स बन जाती है। और बोल्स का शेप किस तरह है, राउंड है, राउंड इसका शेप है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दूसरा नंबर ऑर्गन आता है, ये आता है सेलेवरी ग्लैंड। क्या आता है? सेलेवरी ग्लैंड। तो सेलेवरी ग्लैंड जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलेवरी ग्लैंड की तादाद कितनी है? 3 पेयर्स है। 3 पेयर्स है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करे 2 से तो कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। यानी सेलेवरी ग्लैंड्स की तादाद कितनी है, 6 है। 3 एक साइड पर है, यानी सेल्यूलर ग्लैंड की तादाद कितनी है, 6 है। ये बस सिंपली आपने ये याद रखना है। जिसके नाम क्या क्या है, एक को हम पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। दूसरे को हम सब मैंडिबुलर बोलते हैं। क्या बोले? सब मैंडिबुलर बोलते हैं। और तीसरे को हम क्या बोलते हैं, सब
लिंगुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। यानी सैलिवरी ग्लैंड की तादाद कितनी है? 3 पेयर्स है और इनके नाम क्या क्या है? पैरोटिड है, सबमैंडिबुलर है और सब लिंगुअल ग्लैंड है। अब सैलिवरी ग्लैंड के जो फंक्शन है ना, सैलिवरी ग्लैंड के बहुत ज़्यादा फंक्शंस है जो मैं आपको एक बाय एक जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये फूड की लुब्रिकेशन में मदद देती है। क्या कर देती है? फूड की लुब्रिकेशन में मदद देती है। ये इनका फर्स्ट फंक्शन हो गया। दूसरा, ये केमिकल डाइजेशन में मदद देती है। किस में? केमिकल डाइजेशन में। नंबर तीसरा, ये एंटी एंटी माइक्रोबियल फंक्शन है इसका। यानी जो हमारी फूड में ज़रूरी है कि हमारी फूड में बैक्टीरिया वाला जो हम खाते हैं इसमें तो बैक्टीरिया लाजमी होता है। तो ये बैक्टीरिया किसकी जगह से किसकी मदद से किल हो जाती है, मर जाती है? ये इस सैलिवरी ग्लैंड की वजह से है। सैलिवरी ग्लैंड की जिस सिक्रीशन होती है वो इस बैक्टीरिया को किल कर देती है जो हमारी फूड में मौजूद होती है। पीएच बफरिंग के तौर पर काम कर देती है। पीएच बफरिंग का मतलब ये है, पीएच बफरिंग के तौर पर काम कर देती है। ये हमारी टीथ को क्या कर देती है? ख़राब होने से बचाती है, यानी डिके होने से बचा देती है। और आखिर में जो इसका फंक्शन है ये क्या कर देती है? सॉल्विंग फैसिलिटेशन में मदद देती है। यानी ये हमारे खुराक को एसोफेगस में सेंड करने में मदद देती है। पेरिंग्स में सेंड करने में मदद देती है। और जो हमारा ओरल हेल्थ मेंटेनेंस है, इसका मतलब ये है कि जो खुराक के ज़रिए जो बैक्टीरिया हमने अपनी मुँह में लिया है तो इसको जब ये सैलिवरी ग्लैंड के ज़रिए किल किया जाएगा तो वो क्या हुआ? तो ये ओरल हेल्थ मेंटेनेंस में मदद देती है। यानी इस बैक्टीरिया को क्या कर देती है? किल कर देती है। इसलिए हम इसको ओरल हेल्थ मेंटेनेंस में भी ये सैलिवरी ग्लैंड जो है ना मदद कर देती है। अब पेरिंग्स जो हमारा तीसरा पार्ट है, पेरिंग्स है। पेरिंग्स का क्या काम है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पेरिंग्स को सिंपली हम थ्रोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोट बोलते हैं सिंपली। तो थ्रोट जो है ना ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का पार्ट है। क्या है? पार्ट है, बोथ पार्ट है। यानी ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का पार्ट है। ये किस किस चीज़ में मदद देती है? ये स्वॉल्विंग में मदद देती है। किस में? स्वॉल्विंग में मदद देती है। नंबर दूसरा, स्पीच में मदद देती है। नंबर तीसरा जो है ना ये हमें पैथोजन से बचा लेती है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। नंबर तीसरा जो इसका फंक्शन है ये ईयर प्रेशर जो है ना, ईयर प्रेशर, पेरिंग्स जो है ना ये ईयर प्रेशर को क्या कर देती है? रेगुलेट कर देती है। किस में? मिडल ईयर में। यानी ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि मिडल ईयर में प्रेशर कौन सा पार्ट रेगुलेट कर देती है डाइजेस्टिव सिस्टम में? तो ये पेरिंग्स रेगुलेट कर देती है। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। और पेरिंग्स जो है ना जब हम कुछ ऐसे माहौल में काम कर देते हैं जहाँ पर डस्ट हो तो फिर हम क्या कर देते हैं? अपने थ्रोट को साफ कर देते हैं। तो इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये म्यूको सेलेरी क्लियरेंस में भी मदद देती है। क्या कर देती है? मदद देती है। तो ये म्यूकोसिलरी क्लियरेंस में भी मदद देती है। ये भी आपने याद रखना है। अब मैं पेज नंबर दूसरे की तरफ जाता हूँ और इस पर ये कंटिन्यू करता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हमारा चौथा नंबर पार्ट्स है वो है क्या? वो है आइसोपेगस। क्या है? आइसोपेगस। आइसोपेगस आइसोपेगस जो है ना ये फ़र्ज़ कीजिए ये आइसोपेगस हो गया। ये फ़र्ज़ कीजिए ये आइसोपेगस हो गया। ये आइसोपेगस जो है ना ये किसके साथ अटैच है आखिर में? ये हमारे स्टमक के साथ अटैच है। किसके साथ अटैच है? स्टमक के साथ अटैच है। तो जब हम खुराक को माउथ में लेते हैं और फिर इन माउथ से आकर आखिर में किस चीज़ में इस फूड को आना होता है? इस आइसोपेगस में। इस पाइप को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? आइसोपेगस बोलते हैं।
और जब फूड इस एसोफेगस में आती है तो ये किस में फिर स्टोर होगी? स्टमक में स्टोर होगी। किस में स्टमक स्टोर होगी? स्टमक। तो एसोफेगस का एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन में मदद देता है। दूसरा, जब फूड इस स्टमक तक पहुंचती है तो ये एक मूवमेंट कर देती है। ये क्या कर देती है? एक मूवमेंट कर देती है। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाइलिस बोलते हैं। पेरिस्टाइलिस बोलते हैं। यानी ये क्या कर देती है? पेरिस्टाइलिस में भी मदद देती है। एसोफेगस क्या कर देती है? पेरिस्टाइलिस में भी मदद देती है, जिसकी वजह से ये फूड स्टमक में आती है। ये सॉल्विंग फैसिलिटेशन में भी मदद देती है, यानी जब खुराक हम माउथ में लेते हैं तो ये सॉल्विंग को क्या कर देती है? फैसिलिटेट कर देती है, ताकि वो किस में चला जाए? वो स्टमक में चला जाए। प्रिवेंशन ऑफ रिफ्लक्स भी इसका काम है, ये आपने याद रखना है। प्रिवेंशन ऑफ रिफ्लक्स, ये आपने याद रखना है कि ये एसोफेगस जो है ना, ये रिफ्लक्स से हमें बचाती है। किस तरह ये बचाती है हमें रिफ्लक्स से? फ़र्ज़ कीजिए इस स्टमक में खुराक मौजूद है। क्या मौजूद है? स्टमक में खुराक मौजूद है। जब स्टमक में खुराक मौजूद होता है तो इस एसोफेगस जो है ना, ये एसोफेगस है, यहाँ पर एक मसल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? मसल मौजूद है। मसल मौजूद होता है। इसको यहाँ पर एक मसल मौजूद होता है। तो जब ये स्टमक खुराक से भर जाती है तो वो मसल इस एसोफेगस को क्या कर देती है? क्लोज़ कर देती है, ताकि वापस खुराक इस एसोफेगस में ना आए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लक्स बोलते हैं। यानी वापस खुराक एसोफेगस क्या कर देती है? वापस नहीं लेती है। किसकी मदद से? इस मसल की मदद से। कि इसलिए हमें ये रिफ्लक्स से बचाती है। रिफ्लक्स असल में हम किसको बोलते हैं? ब्लेक बेक फ्लो को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बेक फ्लो को बोलते हैं। ये क्या कर देती है? रिफ्लक्स बचाती है एसोफेगस। हाँ, दूसरी, इस एसोफेगस जो है ना, ये ट्यूब जो मैंने बना है, ये ट्यूब जो मैंने बना है, इसकी पोर लेयर से क्या है? पोर लेयर है, ये आपने याद रखना है। इस आउटर लेयर को हम म्यूकोसा बोलते हैं। इस दूसरी लेयर को सब म्यूकोसा बोलते हैं। ये मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि जो हमारे आगे लेक्चर्स है इनमें इन लेयर्स का एक बहुत ही अहम किरदार है। मैं इसलिए यहाँ पर लिख ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो। तो ये फर्स्ट लेयर जो है ना, ये म्यूकोसा है। दूसरा जो है ना, ये सब म्यूकोसा है। ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो लेयर है ना, इसको हम मस्कुलरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस बोलते हैं। और इसका जो फोर्थ वाला लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशिया बोलते हैं। तो इस एसोफेगस की कितनी लेयर है? 4 लेयर है। कितनी लेयर है? पूरे एक को म्यूकोसा, दूसरी को सब म्यूकोसा, तीसरी को हम म्यूस्कुलरिस और फोर्थवी लेयर को जो हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशिया बोलते हैं। तो ये तो एसोफेगस का जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा था मैंने आपको बता दिया, और इनका जो काम था मैंने आपको बता दिया। एसोफेगस का क्या काम है? एसोफेगस का ये काम है कि ये हमारी मुंह से खुराक को स्टमक में लेकर आए। और किस मूवमेंट के ज़रिए ये खुराक हमारे स्टमक में आती है? पेरिस्टाइलिस मूवमेंट की मदद से। और ये स्वाल्विंग की फैसिलिटेशन में मदद देती है। और जो प्रिवेंशन ऑफ रिफ्लक्स का मतलब ये है कि जब हमारी ये स्टमक खुराक से भर जाती है तो ये वापस जो है ना, माउथ की तरफ जाने से क्या कर देती है? प्रिवेंट कर देते हैं, ताकि ये वापस एसोफेगस में ना चला जाए। तो इसके लिए यहाँ पर एक मसल मौजूद होता है, और ये क्या कर देती है? ये क्लोज हो जाती है जब ये फूड जो है ना, ये फूड जब ये स्टमक फूड से जो है ना पिल होती है, तो इस वक्त ये रिफ्लेक्स से हमें बचा देती है। फिर मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि इसके स्ट्रक्चर की जो है ना, इसकी 4 लेयर्स है। एक को हम म्यूकोसा बोलते हैं, दूसरे को हम सब म्यूकोसा बोलते हैं, तीसरे को हम मस्कुलरिस बोलते हैं, और चौथे लेयर को हम एडवेंटिशिया बोलते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाँचवा नंबर आर्गन है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। तो स्टमक की कौन-कौन से फंक्शन है? स्टमक की फंक्शन ये है कि ये फूड की स्टोरेज को कर देती है, फूड स्टोरेज कर देती है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि फूड आहार में किस जगह पे स्टोर होने हैं? इस स्टमक में स्टोर होने हैं। जो दूसरा इसका फंक्शन ये है कि यहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है। मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है प्लस केमिकल डाइजेशन भी होती है। स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है, केमिकल डाइजेशन भी होती है। और जो हमारा ओरल कैविटी है, वहाँ पर भी मैकेनिकल डाइजेशन भी होता था और केमिकल डाइजेशन भी होता था। लेकिन ओरल कैविटी में जो केमिकल डाइजेशन होता था, वो सिर्फ किस चीज़ की होता था? कार्बोहाइड्रेट्स की होता था। और यहाँ पर प्रोटीन की भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है, सब चीज़ों की, और सब चीज़ों की ये स्टमक में डाइजेशन होती है। अब
यहाँ पर स्टमक में जो है ना एसिड प्रोडक्शन होती है। क्या हो जाती है? एसिड प्रोडक्शन होती है। यानी जो एसिड प्रोड्यूस होती है उस किस में प्रोड्यूस होती है? स्टमक में प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पर जो है ना प्रोटीन की डीनेचरेशन होती है। डीनेचरेशन का मतलब ये है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है। ये प्रोटीन की टुकड़े टुकड़े बन जाती है, इसको हम डीनेचरेशन बोलते हैं। और जो इसका फंक्शन है गैस्ट्रिक मिक्सिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो प्रोटीन हो सब जो है ना मिक्स हो जाते हैं। किस जगह पर खुराक मिक्स होता है? तो ये किस में होता है? स्टमक में मिक्स होता है। और अब जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो 6 नंबर ऑर्गन है वो है लीवर। क्या है? लीवर है। तो लीवर जो है ना ये डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है। डिटॉक्सिफिकेशन को आप जानते होंगे। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर कोई जहरीला चीज़ है तो इसको क्या कर देती है? उसको ऐसी बनाती है ताकि ये जहरीला ना हो। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये है कि इनको टॉक्सिसिटी से पाक कर देती है। मेटाबॉलिज्म में भी मदद देती है लीवर, ये भी आपने याद रखना है। मेटाबॉलिज्म में भी मदद देती है। अब इनका जो फंक्शन ये भी है कि ये प्रोडक्शन ऑफ बाइल कर देती है, यानी ये बाइल को भी प्रोड्यूस कर देती है। बाइल प्रोडक्शन ऑफ बाइल भी कर देती है, ये भी इनका एक फंक्शन है। अब इनका एक फंक्शन ये भी है कि ये ब्लड को भी फ़िल्टर कर देती है। किसको फ़िल्टर कर देती है? ब्लड को फ़िल्टर कर देती है, यानी इसमें जो वेस्ट मटेरियल होती है इसको क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। अब इसका सबसे अहम फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज, ये आपने याद रखना है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने कुछ खुराक किया, आपने बहुत ज़्यादा खुराक किया तो आपको तो इस खुराक से क्या बनता है? ग्लूकोज़ बनता है। फ़र्ज़ कि ये फूड है, ये एक आदमी ने खा लिया तो जब ये स्टमक में और हमारी बॉडी में जाता है तो इससे ग्लूकोज़ बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लूकोज़ बन जाता है। तो ये जितना भी ग्लूकोज़ बनेगा तो ये आपकी बॉडी की जितनी भी ज़रूरत है तो इनको क्या करेगा? इस ग्लूकोज़ को इस्तेमाल करेगा। अब अगर ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा बन गया है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ इनपुट से बन गया है तो कुछ ग्लूकोज़ जो है ना इस लीवर की मदद से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ग्लाइकोजन फिर किस में स्टोर होती है? लीवर में स्टोर होती है। और जब हमें ज़रूरत होती है तो ये वापस जो है ना ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होगा और हमारी एनर्जी की जितनी भी ज़रूरत होंगी वो पूरा हो जाएंगी। तो ये तो लीवर का स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन के बारे में मालूमात था। अब हार्मोन रेगुलेशन भी कर देती है ये लीवर जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रेगुलेशन में भी मदद देती है, ये भी आपने याद रखना है। और विटामिन्स और मिनरल्स को भी स्टोर कर देती है, यानी ये जो हमारा लीवर है ये विटामिन्स और मिनरल्स को भी स्टोर कर देती है, ये भी इनका एक फंक्शन है। दूसरा, ये इम्यून फंक्शन कर देती है। इम्यून फंक्शन का मतलब ये है कि ये जब हमारी बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन आता है तो इनको भी ख़त्म करने में ये जो है ना ये लीवर मदद देती है। और बिलिरुबिन को भी एक्सक्रीट कर देती है। बिलिरुबिन तो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन का मतलब ये है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल ये जब ओल्ड हो जाती है, ओल्ड का मतलब ये है कि जब ये अपनी लाइफ स्पेन तक पहुंच जाती है 120 डेज़ तक, तो इनको ब्रेक करना, इनकी टुकड़े-टुकड़े बनाना जो है ना, ये फिर इनके टुकड़े-टुकड़े बन जाती है। और इन जब इससे टुकड़े-टुकड़े बन जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन बोलते हैं। और ये किस में होती है? लीवर में इसकी ब्रेकडाउन होती है और इनको बाहर निकालने का काम भी बाइल के ज़रिए होता है और ये फिर बाइल के ज़रिए बाहर निकलते हैं ये बिलिरुबिन। तो ये तो लीवर का फंक्शन था। अब बाकी जितनी भी अर्गन थी हम इनको ये कंटिन्यू कर देते हैं, लेकिन मैं अब पेज नंबर दूसरी पेज की तरफ जाता हूँ। पेज नंबर तो मैंने सॉरी नहीं लिखा है, लेकिन मैं अब दूसरी पेज की तरफ जाता हूँ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो 7 नंबर ऑर्गन है वो है गॉल ब्लैडर। तो लीवर जो है ना ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये क्या है, ये मैंने थोड़ा सा लीवर का स्ट्रक्चर बना लिया। सॉरी मुझे स्ट्रक्चर बहुत ख़ास आते नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बनाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये लीवर है, ये क्या है? ये लीवर है। इस लीवर से ये फ़र्ज़ कीजिए एक ट्यूब निकला है। क्या निकला है? एक ट्यूब निकला है। और इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? हेपेटिक हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट बोलते हैं। और ये हेपेटिक डक्ट जो है ना ये फिर इसी तरह गॉल ब्लैडर में आकर क्या हुआ है? फ़र्ज़ कीजिए ये गॉल ब्लैडर में थोड़ा-सा किडनी की तरह बना है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए ये गॉल ब्लैडर है। ये इस गॉल ब्लैडर के साथ
कनेक्ट हुआ है। ये क्या है, ये गॉल ब्लैडर के साथ ये ट्यूब क्या है फिर कनेक्ट हुआ है, गॉल और ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर के साथ कनेक्ट हुआ है। अब लीवर का फंक्शन ये है कि ये किसको प्रोड्यूस करे, बाइल को प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस बाइल, यानी लीवर क्या करेगा, बाइल को प्रोड्यूस करेगा। और ये बाइल फिर इस डक के ज़रिया, जिसको हम हेपेटिक डक बोलते हैं, इस डक के ज़रिया लीवर से फिर इस गॉल ब्लैडर में क्या होंगे, स्टोर होंगे, क्या होंगे, स्टोर होंगे। फर्ज कीजिए यहाँ पर ये बाइल जो है ना ये स्टोर हुआ। अब जब ये बाइल यहाँ पर स्टोर होता है तो फर्ज कीजिए यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो फिर ये बाइल जो है ना इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब जब ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाए तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेट्स मौजूद हो, पेट्स, इनकी भी डाइजेशन करता है, डाइजेशन कर देता है। अब जब इनकी डाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पर फिर इनकी एब्जॉर्प्शन भी होती है, क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन होती है। और जो पेट सॉल्युबल विटामिन्स है, पेट सॉल्युबल विटामिन्स है, पेट सॉल्युबल विटामिन्स, इनकी भी एब्जॉर्प्शन में भी ये बाइल मदद देती है। यानी लीवर ने बाइल को प्रोड्यूस कर दिया, हेपेटिक डक्ट के ज़रिए गॉल ब्लैडर में आया, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, जब ज़रूरत पड़ी तो ये इसी गॉल ब्लैडर ने रिलीज़ किया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये रिलीज़ हुई तो इसने पेट्स की डाइजेशन कर दिया, फिर जब पेट्स की डाइजेशन कर दिया तो फिर वहाँ पर भी इसकी एब्जॉर्प्शन भी हुई, दूसरा फंक्शन हो गया। तीसरा फंक्शन ये है कि जो हमारी बॉडी में पेट सॉल्युबल विटामिन्स है, इनकी एब्जॉर्प्शन में भी ये बाइल मदद देती है। अब ये तो इनका एक फंक्शन था। दूसरा फंक्शन ये है कि ये बिलिरुबिन को रिमूव कर देती है, हेल्प रिमूव बिलिरुबिन। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरबीसी का एक ख़ास लाइफ टाइम है, यानी जिस तरह इंसान की एक ख़ास लाइफ है इस तरह इस आरबीसी का भी एक ख़ास लाइफ है। इस लाइफ के दौरान ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर देती है और फिर ये बाद में क्या हो जाती है, मर जाती है। और इस ख़ास टाइम को हम लाइफ स्पेन बोलते हैं। और आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है ना ये क्या है, ये 120 डेज़ है, क्या है, 120 डेज़ है। जब ये 120 डेज़ पूरा हो जाती है, क्या हो जाती है, पूरा हो जाती है, तो इनके ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, किस में, लीवर में। तो ये गॉल ब्लैडर जो है ना, ये गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर जो है ना, ये जो बाइल को रिलीज़ करेगा ना, और फिर जब इनसे बिलिरुबिन बनती है तो इनकी रिमूव करने में बाइल का अहम किरदार है। तो ये रिमूव करने में बाइल का अहम किरदार है, ये भी इनका एक फंक्शन है। यानी हमारे जिस्म में जब बिलिरुबिन बनती है तो इनको जिस्म से बाहर निकालने का काम क्या है, बाहर निकालने का काम किसका है, बाइल का है। तो ये भी इनका एक फंक्शन है। अब मैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का 8 नंबर पार्ट से इसकी तरफ जाता हूँ वो है स्प्लीन। क्या है, स्प्लीन आर्गन है, इसकी फंक्शन को हम जानेंगे कि स्प्लीन का क्या फंक्शन है। तो स्प्लीन का फंक्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा है। स्प्लीन का फंक्शन ये है कि ये स्टोर कर देती है, स्प्लीन जो है ना ये स्टोर कर देती है आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को भी ये स्टोर कर देती है, ये लिम्फोसाइट्स को भी स्टोर कर देती है। स्प्लीन ये स्प्लीन जो है ना ब्लड को भी फिल्टर कर देती है, ये भी इनका एक फंक्शन है। और ये इम्यून सेल को भी प्रोड्यूस कर देती है, ये इम्यून सेल को भी प्रोड्यूस कर देती है, ये भी इसका एक फंक्शन है स्प्लीन का। तो ये इनका एक फंक्शन है। अब स्प्लीन के बाद मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा नाम जो है ना ये क्या है, स्मॉल बाउल भी हम इसको बोलते हैं, स्मॉल बाउल भी बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना इसका फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर देती है फूड से। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है फूड से। ये इसी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है। और इसको दूसरा नाम स्मॉल बाउल भी है, ये भी आपने याद रखना है। 10th नंबर जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन को हम दूसरा नाम कोलोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि ये वाटर की एब्जॉर्प्शन कर देती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन कर देती है फूड से। जब वाटर एब्जॉर्प्शन कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये दूसरा जो इसका फंक्शन है, ये फाइबर फर्मेंटेशन भी कर देती है। फर्मेंटेशन तो आप जानते होंगे, ये फाइबर फर्मेंटेशन भी कर देती है। ये वेस्ट फॉर्मेशन भी कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कर देती है? लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट फॉर्मेशन भी कर देती है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन का अम्यून फंक्शन भी है, ये आपने याद रखना है। ये अम्यून फंक्शन भी रखता है, लार्ज इंटेस्टाइन अम्यून फंक्शन भी रखता है, और ये विटामिन्स को भी प्रोड्यूस कर देती है। ये आपने याद रखना है, ये दोनों आपने याद रखना है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, ये आपने याद रखना है। अब 11 नंबर जो आर्गन है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। जब फूड से वाटर भी एब्जॉर्ब हुई और जो मटेरियल आखिर में आए इनसे वाटर एब्जॉर्ब हुई, तो वो क्या बन जाती है? एक सॉलिड, इस तरह आपका है सॉलिड, सॉलिड मास बन जाती है। क्या बन जाती है? सॉलिड मास बन जाती है। और ये सॉलिड नहीं बल्कि सॉफ्ट मास बन जाती है। और सॉफ्ट मास फिर एक जगह पर स्टोर होती है, और इस स्टोर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और ये सॉफ्ट मास जो है ना, ये क्या होती है? वेस्ट होती है, पीसेस जिसको हम बोलते हैं, स्टूल जिसको हम बोलते हैं। फिर स्टूल आखिर में किस जगह पर स्टोर होती है? रेक्टम में स्टोर होती है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स थे। मैंने एक एक करके आपको बता दिया। ये आपने पहले भी स्टडी किए होंगे, लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा समरी आपको दिया ताकि आपको आगे जो हमारे डिस्फंक्शन है इसको समझने में आसानी हो। जिस तरह जो एसोफेगस के क्लियर हो गए, जिस तरह जिस स्टमक का फंक्शन हो गया, तो ये फिर इसके डिस्फंक्शन आते हैं, ताकि मैं आपको पहले नॉर्मल फंक्शन से जो है ना आपको फेमिलियर करूँ कि नॉर्मल इनकी ये फंक्शन है। तो फिर आप डिस्फंक्शन को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब जो है ना मैं दूसरा लेक्चर शुरू करूँगा।